मैं हूँ डॉक्टर अंजू। मेरे एच हिंदी क्लासेस में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे छायावाद एक परिचय। हिंदी साहित्य में द्विवेदी युग के बाद जो नवीन काव्य धारा विकसित हुई उसे ही छायावाद कहा जाता है। ये युग हिंदी काव्य के इतिहास में अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। छायावाद के काल में काव्य का स्वरूप व्यक्तिगत अनुभूति, प्रकृति चित्रण, प्रेम, सौंदर्य, रहस्य, आत्मबोध की अभिभावना से ओतप्रोत है। इस युग में कवियों ने भावना, कल्पना और संवेदना संवेदना को प्रधानता दी। जो कवियों की भावनाएं होती थीं और उनकी काल्पनिक शक्ति होती थी और जितना वो अनुभव करते थे, उन सबको उन्होंने प्रधानता दी। अब अगर हम इसका अर्थ बताएं तो छायावाद शब्द छाया और वाद दो शब्दों से मिलकर बना है। छाया का अर्थ होता है प्रतिबिंब या झलक और वाद का अर्थ होता है विचारधारा। इस प्रकार छायावाद का अर्थ हुआ वे विचारधारा जिसमें कवि की आत्मा, अनुभूति और संवेदना की झलक मिलती है। आपको ये बताती चलूँ, कोई भी कवि जब तक सफल कवि नहीं हो सकता या उसका काव्य अच्छा नहीं हो सकता जब तक उसके अंदर संवेदना हो। संवेदनशीलता अपने आप में कवि का एक महत्वपूर्ण गुण होती है, जो उसके अंदर काव्य के अंकुरों को जन्म देती है, जिससे उसके अंदर काव्य के अंकुर फूटते हैं। अब काव्य के अंकुर फूटे संवेदना से, लेकिन उसने उसमें अपनी आत्मा को भी अनुभव किया, तब वो छायावाद में हो गया। डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार जहाँ सामान्य को छाया आत्मा में अनुभव करती है वही छायावाद है। सामान्य यानी साधारण मनुष्य की छाया जब आत्मा में अनुभव होने लगे, यानी कि हम साधारण व्यक्तियों की परेशानियों को, उनकी कष्टों को, उनके दुखों को अपने अंदर महसूस करने लगे, अपना समझ कर महसूस करने लगे, अपना समझ कर अनुभव करने लगे, तभी वही छायावाद को जन्म दे देता है। डॉक्टर देवदत्त ने लिखा है, छायावाद गीति काव्य है, प्रकृति काव्य है, मानव काव्य है। डॉक्टर शांति प्रिय द्विवेदी ने कहा, छायावाद एक दार्शनिक अनुभूति है। अब छायावाद का स्वरूप बताएंगे। छायावाद का स्वरूप क्या है? छायावाद के काव्य में काव्य रस की आत्मा भावनात्मकता है। इस युग के कवियों ने भाव, रहस्य, सौंदर्य, आत्मानुभूति को अत्यंत सूक्ष्मता से व्यक्त किया है। जब तक कवि ने अपने काव्य में क्या किया, किस तरह के भाव उनके मस्तिष्क में आए, उनके क्या रहस्य थे, उसमें कैसे सुंदरता लानी है, कैसे अपने आप में उसको अनुभव करके सबके सामने, साधारण मनुष्य को सामने लाना है। ये सब चीज़ें बड़ी सूक्ष्मता से बताई गई हैं। काव्य में प्रकृति चित्रण के माध्यम से कवि ने अपनी आत्मा की व्यथा, आनंद और संवेदना को व्यक्त किया है। प्रकृति चित्रण, जैसे अगर कोई पत्ता पीला है, कवि ने उसमें क्या किया, पीले पत्ते के माध्यम से बता दिया कि नायिका पीली हो रही है अपने प्रियतम के विरह में, उसका प्रियतम बाहर गया हुआ है। नायिका दुखी हो रही है अपने प्रियतम के विरह में और वो पीले पत्ते की तरह सूखती जा रही है। ये सब चीज़ें अपनी आत्मा की व्याकुलता के माध्यम से व्यक्त की। आनंद, कवि ने आनंद का अनुभव भी प्रकृति के माध्यम से, संकेतों के माध्यम से दिया और संवेदना को भी व्यक्त किया। अब हम पढ़ेंगे छायावाद की प्रमुख विशेषताएं। सबसे पहला है रहस्यवाद। छायावादी कवियों ने अपने काव्य में ईश्वर, आत्मा और ब्रह्म की अनुभूति को रहस्यमय रूप से प्रस्तुत किया है। जैसे महादेव वर्मा, सुमित्रानंदन पंत, जयशंकर प्रसाद के काव्य में ईश्वर और मानव आत्मा का रहस्यमय संबंध झलकता दिखाई पड़ता है। कवि ने मानवीकरण के माध्यम से, मानवीकरण वहाँ होता है जहाँ पर हम प्रकृति के किसी भी अंश से व्यक्ति की अनुभूति करके, व्यक्ति को माध्यम बनाकर उसकी ऐसे उसे अनुभव कराएं जैसे कि व्यक्ति अपने आप में आत्म अनुभूति करता है। ऐसे ही मानवीकरण के माध्यम से छायावादी विचारधारा के अनुसार प्रकृति के प्रत्येक तत्व को कवियों ने जीवंत, यानी कि जैसे जीवित रूप में प्रस्तुत किया है, मानवीकरण रूप में प्रस्तुत किया है। फूल, पर्वत, नदी, चांदनी सबको मानवीय भावनाओं से युक्त कर दिया गया। प्रेम और सौंदर्य, छायावाद में प्रेम की भावना दैहिक यानी शारीरिक न होकर आत्मिक और उदात्त है, आत्मा में यानी अनुभव का आधार है।
महादेव वर्मा की रचनाओं में प्रेम, वेदना और विरह की सूक्ष्म अनुभूति झलकती हुई दिखाई देती है। उनका जो प्रेम है, उनका जो दुख है, उनका जो विरह है, वो ईश्वर से और आत्मा से जुड़ा हुआ दिखाई पड़ता है। मानवतावाद। छायावादी काव्य में मानव को सबसे ऊंचा स्थान दिया गया है। मानव जीवन, उनकी संवेदनाएं, उनकी पीड़ा और सौंदर्य, यानी कि काल्पनिक रूप से भी और वास्तविक रूप से भी उन्होंने साधारण मनुष्यों की पीड़ा को अपनी पीड़ा समझकर अनुभव किया और उस पर अपनी कविताएं लिखी। तो उसमें जितनी भी संवेदनाएं थी, पीड़ा थी और सौंदर्य था, सब छायावाद का केंद्रीय विषय बन गए, केंद्र बिंदु बन गए। अगला है प्रकृति चित्रण। प्रकृति छायावादी कवि के लिए केवल एक दृश्य नहीं है। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, छायावादी कवियों ने प्रकृति को एक दृश्य के रूप में, कि हरियाली देखी परतन हो गई, ऐसे नहीं लिया, बल्कि उसे आत्मा का दर्पण माना। जैसे हम दर्पण में अपना पिक्चर, अपनी शक्ल, अपनी जो भी अपना को अपने आप को देख लेते हैं दर्पण में, वही दिखाई पड़ता है। इसी तरह उन्होंने प्रकृति को भी आत्मा का दर्पण माना। कवि ने अपने सुख दुख, विरह और आनंद की अभिव्यक्ति प्रकृति के माध्यम से की है। अगर उन्होंने जो भी संकेत दिए, जो भी आधार बनाए, जो भी उपमान दिए, चाहे वो सुख का हो या दुख का हो, विरह का हो या आनंद का हो, वो प्रकृति से ही लिए। रहस्यवाद और छायावाद का संबंध। आचार्य नंदुलारे वाजपेयी के अनुसार छायावाद रहस्यवाद का आधुनिक रूप है। इस काल के कवि रहस्यवाद के साथ मानव अनुभूति को भी जोड़ते हैं। अगला है प्रतीकात्मकता। छायावादी कवियों ने प्रतीकों और संकेतों के माध्यम से अपने भावों की गहराई दी। दीप, छाया, रात, नदी आदि प्रतीक भावनात्मक अर्थों में प्रकट करते हैं। जैसे मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ, उन्होंने जो प्रतीक लिए, वो या दीप लिया, छाया ली, रात ली, नदी ली, चांदनी रात है या अंधेरी रात है, बहता हुआ पानी है, वो क्या संकेत दे रहा है, जलता हुआ दीप क्या संकेत दे रहा है, दीपक की लौ जगमगा रही है तो क्या संकेत दे रही है, ये सब इन्होंने प्रतीकात्मक रूप में प्रस्तुत किया है। गीतात्मकता। छायावादी काव्य गीतात्मक है। आपने देखा होगा, आपने अनुभव किया होगा, आप कि जब भी कोई लय से संगीत में कविता पढ़ी जाती है, उसमें बहुत आनंद की अनुभूति होती है। तो छायावादी काव्यों का एक मुख्य जो बिंदु था, वो गीतात्मकता भी था। इनकी रचनाओं में मधुरता, लय और संगीतात्मकता का अद्भुत समन्वय समन्वय कहते हैं, मिला जुला रूप देखने को मिलता है। प्रसाद जी की रचनाओं की ये विशेषता बहुत ही स्पष्ट है। व्यक्तिवाद। छायावाद में कवि का मैं प्रकट होता है। मैं, कवि अपने को एक आधार बनाकर, अपने को एक माध्यम बनाकर कविता करता है। वो अपनी आत्मा की अनुभूति करता है, अपने सुख दुख को प्रकट करता है, अपने चिंतन को अभिव्यक्त करता है। तो वो किसके माध्यम से करता है? अपने अपने माध्यम से करता है, अपने को आधार बनाकर करता है, अपने को यानी मैं के माध्यम से करता है, मैं हूँ। अलंकारिकता। छायावाद की भाषा अत्यंत सौंदर्यपूर्ण और अलंकारिक है। इसमें रूपक अलंकार, उपमा अलंकार, मानवीकरण अलंकार आदि अलंकारों का अत्यधिक प्रयोग देखने को मिलता है। छंद योजना। छायावादी कवियों ने परंपरागत छंदों में भी नवीनता लाए। पंत और प्रसाद जी ने गीति काव्य, मुक्तक और नई छंद योजनाओं का प्रयोग किया, जिसे काव्य अधिक संगीतमय हो गया। भाषा शैली। छायावादी कवियों ने संस्कृतनिष्ठ, कोमल और भावनात्मक भाषा का प्रयोग किया है। उनकी भाषा मधुर, सरस और संगीतमय है। यही उनकी भाषा की सबसे बड़ी विशेषता है, क्योंकि जो भाषा संगीतमयी होगी, वो इतनी सुनने में अच्छी लगेगी, और जितनी भाषा भावनात्मक होगी, इतना ही उसे पढ़कर संतुष्टि प्राप्त होगी। छायावाद के प्रमुख कवि। ये आपको वेरी शॉर्ट में भी क्वेश्चन आ सकता है, शॉर्ट में भी आ सकता है और लॉन्ग में तो है ही। छायावाद के प्रमुख कवि कौन कौन से हैं? इस युग के 4 प्रमुख कवि माने जाते हैं। कवि बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रमुख कवि हैं वो 4 हैं। जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंदन पंत, महादेवी वर्मा और सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इन चारों को छायावाद के 4 स्तंभ कहा जाता है। आप ऐसे सोच लीजिए कि जब तक कोई लेंटर या कोई भी चीज़ या कोई भी आपको कोई चीज़ टिकानी है, तो उसके लिए आपको 4 खूंटे गाड़ने होंगे। तो ये 4 स्तंभ थे, ये 4 खूंटे थे, ये 4 आधार थे। प्रसाद। जयशंकर प्रसाद की कविता की विशेषता है रहस्य और दर्शन। सुमित्रानंदन पंत के
कविता की विशेषताएं सौंदर्य और प्रकृति। महादेव वर्मा की कविता की विशेषता है करुणा और प्रेम। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविता की विशेषता है मानवतावाद और स्वाधीनता भाव। छायावाद का प्रभाव। छायावाद ने हिंदी कविता को भावनात्मक गहराई दी, सौंदर्य बोध और आत्म अभिव्यक्ति को नया आयाम प्रदान किया, नया अध्याय दिया। इस युग ने हिंदी साहित्य को काव्यात्मक ऊंचाइयों तक पहुंचा दिया और आधुनिक युग की आधारशिला रखी, नींव रख दी। उपसंहार रूप में हम कह सकते हैं कि छायावादी हिंदी काव्य का स्वर्ण युग है। इसमें कवियों ने अपनी आत्मा की गहराइयों में उतरकर अनुभूति, प्रेम, सौंदर्य और रहस्य का सजीव चित्रण किया। इसने हिंदी कविता को भावनात्मक और दार्शनिक और कलात्मक ऊंचाई प्रदान की। इसीलिए इसे हिंदी कविता का नव जागरण युग भी कहा जाता है। इसे स्वर्ण युग भी कहा जाता है और नव जागरण युग भी कहा जाता है। बच्चों, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों में शेयर करें। आपका एक सब्सक्राइब, एक लाइक मेरे अंदर नई ऊर्जा का संचार कर देता है। धन्यवाद।